हाँ जी बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अब हम इस चैप्टर के। जितने टॉपिक्स हमने अब तक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनसीईआरटी एंड अदर बुक्स, लेट अस डिस्कस। ओके, तो एक क्वेश्चन है बेटे, इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर को यूज करें, व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी? जो रेक्टिफायर है उसकी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यानी जो रेक्टिफायर हमें आउटपुट में जो सिग्नल दे रहा है वो 1 सेकंड में कितने बार मिलेंगे? हाँ जी बेटे, लिसन, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी, और आगे इसी क्वेश्चन को फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पूछा है। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो, वैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, तो इनपुट फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है? 50 हर्ट्ज। हाफ वेव रेक्टिफायर से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। तो देखो बेटे, इधर 1 सेकंड में 50 साइकिल मिलते हैं इनपुट में। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है? इस 1 साइकिल के दौरान हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी बार आउटपुट देता है? 1 बार देता है। 1 बार का आउटपुट मिल रही है ना हमें, वो अलग बात है कि आधे साइकिल में मिल रही है, लेकिन 1 टाइम मिल रही है। तो इधर 1 सेकंड में 50 साइकिल मिल रहे हैं रेक्टिफायर को इनपुट में, तो रेक्टिफायर आउटपुट में 50 टाइम्स काम कर रहा है। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 50 हर्ट्ज। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं? और जब हम इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दें फुल वेव रेक्टिफायर को, किसको? तो फुल वेव रेक्टिफायर इन दोनों साइकिल के दौरान काम करता है, हाँ या ना बोलो? पहले आधे साइकिल में भी फुल वेव रेक्टिफायर ने आउटपुट दिया और दूसरे आधे में भी आउटपुट दिया, यस और नो? तो एक इनपुट साइकिल में फुल वेव रेक्टिफायर 2 बार आउटपुट देता है हमें, तो उसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 100 हर्ट्ज। कितनी होगी बच्चों? 100 हर्ट्ज। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। कोई डाउट? आगे बढ़े। आगे एक हमारे पास डायग्राम है, वो मैं बोर्ड पर बना देना चाहता हूं और फिर मैं क्वेश्चन आप बच्चों को बताऊंगा, ठीक है? देखो बेटे, एक हमारे पास 4 डायोड का एक ब्रिज सर्किट टाइप बनाया हुआ है। Like this. इसे इन्होंने D1, D2, D3, D4. Suppose this is D1, D2, D3 and D4. अब ये क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन सुनिए। In this figure, the input is across the terminal A and C. इसको A, B, C, D. इन्होंने कहा कि A, C के बीच में तो इनपुट लगा रखी है, इधर जोड़ दिया, और BD से आउटपुट ले रहे हैं। BD से क्या ले रहे हैं? इधर लोड रेजिस्टेंस हो गया और यहां से लेंगे आउटपुट। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब ये कह रहे हैं देन द आउटपुट इज, आउटपुट कैसी होगी? 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, हाफ जीरो, हाफ वेव, सॉरी सेम एज इनपुट, फुल वेव रेक्टिफाइड, हाफ वेव रेक्टिफाइड। भाई आउटपुट कैसी होगी? इनपुट के जैसी होगी, हाफ वेव मिलेगी, फुल वेव मिलेगी, कैसी मिलेगी? लेट अस सी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम इसको अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हैं, तो अगर ये पहले पॉजिटिव हो जाता है और ये नेगेटिव हो जाता है। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इनमें से डायोड D1 का ये P टाइप पॉजिटिव से जुड़ गया और ये जुड़ गया नेगेटिव से, तो ये तो हो गया फॉरवर्ड बायस। क्या हो गया बच्चों? और ये हो गया रिवर्स बायस, हाँ या ना बोलो? और ये भी रिवर्स बायस, और ये हो गया फॉरवर्ड बायस। कोई दिक्कत? तो फर्स्ट हाफ के दौरान D1 और D3 काम करेंगे, D2 और D4 काम नहीं करेंगे। कोई डाउट किसी बच्चे को? तो देखो करंट कैसे चलेगा हमारे पास। यहाँ पर सर्किट ये कंप्लीटेड है, मतलब जो भी आपने सप्लाई जोड़ रखी है, फाइन। तो यहाँ से करंट चलेगा पॉजिटिव से, डायोड D1 से होके गुजरेगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा, करंट ऊपर चला जाएगा, लोड रेजिस्टेंस में आएगा, यहाँ से इधर आएगा, इधर आएगा, D3 में से गुजरेगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा। तो ये रास्ता हो गया करंट का। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं है? ये दोनों काम नहीं कर रहे। क्लियर है कि नहीं है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? तो पहले हाफ में आपको मिल रहा है आउटपुट के नहीं मिल रहा? मिल रहा है। और दूसरे हाफ में देखिए, दूसरे हाफ में जब ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा,
तो सारे डायोड उल्टी बाइसिंग हो गई ना जो पहले थी, तो जो रिवर्स थे वो तो फॉरवर्ड हो जाएंगे और जो फॉरवर्ड थे वो क्या हो जाएंगे रिवर्स। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? तो अब D2 और D4 काम करेंगे। अब कौन कौन काम करेंगे? D2 और D4। तो करंट इधर से जाएगा बच्चों, यहां से करंट चलेगा, इधर जाएगा, ऊपर जाएगा, लाइक दिस, लाइक दिस। हाँ या ना बोलो? तो अब दूसरे हाफ में भी आउटपुट मिला, तो यानी आपको दोनों बार लोड रेजिस्टेंस के अंदर करंट की डायरेक्शन यही है ना, डाउन साइड। तो इसका मतलब आपको क्या मिल गया? ये फुल वेव मिला। तो फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट हमें यहां मिल रहा है, फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रहा है। बोलो बच्चे, किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट जो हमने डायोड को पढ़ते हुए डिस्कस नहीं किया, उसकी भी हम यहां बात कर लेते हैं और उस पर बेस एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस, क्या बोलेंगे? डायनामिक रेजिस्टेंस। अब डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है बच्चों? डायनामिक रेजिस्टेंस को RD से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? RD से। और ये किसके बराबर है? जब आप हाफ वेव फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस का ग्राफ देखते हैं कुछ ऐसा, तो डायनामिक रेजिस्टेंस क्या है? मान लीजिए कि हम इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो इन दो पॉइंट्स में ये वोल्टेज इधर है, इधर करंट है, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में ये चेंज इन करंट हो गया, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये चेंज इन वोल्टेज हो गया डेल्टा भी। यस और नो? तो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है बेटे रेशो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट, रेशो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। इट इज द रेशो ऑफ चेंज इन वोल्टेज टू द चेंज इन करंट। कोई दिक्कत? तो डायनामिक रेजिस्टेंस को हम शो कर सकते हैं RD इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइडेड बाय डेल्टा I। डेल्टा V डिवाइडेड बाय ऐसा यूनिट इसका वही रहेगा ओम, क्योंकि है तो रेजिस्टेंस ही। कोई दिक्कत है तो बोलो। अब एक क्वेश्चन है बेटे NCERT में, उसकी बात करते हैं। NCERT का एग्जांपल 14.4, एग्जांपल 14.4 देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये कुछ इस प्रकार से एक ग्राफ हमें यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना बच्चों। द VI कैरेक्टरिस्टिक यानी वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिलिकॉन डायोड इज शोन इन दिस डायग्राम। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड एट ID इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर। 15 यहां पर 3 पॉइंट्स दे रखे हैं बच्चों। ये बीच वाला पॉइंट 15 मिली एम्पियर का है, ये नीचे वाला पॉइंट 10 मिली एम्पियर का है और ऊपर वाला पॉइंट 20 मिली एम्पियर का है। कोई दिक्कत? और ये जो दोनों वोल्टेज की वैल्यूज हैं ये दे रखी हैं 0.5 एंड 0.8। ये वाली वैल्यू 0.5 वोल्ट और ये वाली वैल्यू 0.8 वोल्ट। और क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो जब करंट 15 मिली एम्पियर हो। जब करंट कितना हो? 15 मिली एम्पियर हो। एक बात देखो बच्चों, इधर बोर्ड में ध्यान दो। 10 और 20 के बीच में ये लाइन स्ट्रेट है कि कर्व्ड है? स्ट्रेट लाइन है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस फिक्स है। तो जो 15 मिली एम्पियर वाला कोरेस्पोंडिंग रेजिस्टेंस है वही 10 से लेकर 20 तक कांस्टेंट चल रहा है। यस और नो? तो यहां हम डायनामिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे RD। तो RD बराबर आ जाएगा बेटे डेल्टा V बाय डेल्टा I। वोल्टेज कितना चेंज हो रहा है? 0.3। कितना चेंज हो रहा है? और करंट कितना चेंज हो रहा है? बोलो बोलो जल्दी। 10 मिली एम्पियर। 20 माइनस 10 करेंगे, अरे 20 माइनस 10 हाँ या ना? 10 मिली। मिली का मतलब 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 को ऊपर ले जाओ, क्या आ जाएगा? 10 टू पावर +3। एक पावर से गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 3 और ये कैंसिल हो गया एक पावर से, तो क्या बच गया बच्चों? 30 ओम। क्या बच गया? अरे भैया यहाँ 10 टू पावर 2 था, एक पावर कैंसिल करी तो क्या बच गया? 30 ओम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? ये हमारा आंसर इस वजह से नहीं मैच हो रहा। इधर ध्यान दो बेटे, आपको जो NCERT में डायग्राम दे रखा है ना, इसमें 0.5 यहाँ दिखाया हुआ है, ये वैल्यू दिखा नहीं रखी, ये वैल्यू 0.7 है एक्चुअल में। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा। अगर ये 0.7 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 0.1। 0.1 हो गया तो 10 ओम आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? ठीक है। दूसरा क्या बोल रहे हैं ये?
जब VD माइनस का 10 वोल्ट हो, जब VD क्या हो माइनस का 10 वोल्ट, तो माइनस 10 वोल्ट जब है तो करंट कितना है बेटे, ये 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है 1 माइक्रो, और यहाँ है 10 वोल्ट माइनस का, तो VD है बेटे माइनस का 10 वोल्ट और करंट कितना है माइनस का 1 माइक्रो एम्पियर, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V/I माइनस 10 बाय माइनस 10 टू पावर 6, माइनस से माइनस, ये पावर ऊपर चलेगी 10 टू पावर प्लस 6, तो क्या आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 7 ओम। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ या ना बोलो। तो ये हमारे पास एनसीईआरटी का ये एग्जांपल था 14.4। अब हम थोड़ा सा एनसीईआरटी के अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, पहला दूसरा तीसरा। आज की जब क्लास हमने शुरू की थी तो यही 3 क्वेश्चन किए थे, यस और नो। चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, यानी जब पीएन जंक्शन डायोड को बायस नहीं कर रखा, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी रीजन टू एन रीजन, होल्स जो है वो पी रीजन से एन रीजन की तरफ जाते हैं, बिकॉज 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों में से कौन सा कारण है ये पूछा है, 4 ऑप्शन में से कौन सा रीजन है ये पूछ रहे हैं। देखो बेटा, जब ये हमारे पास पी और एन टाइप है, इधर होल्स ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, ये कह रहे हैं होल्स इधर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहली बात तो यही है बेटे कि कारण हमें पता है कि मेजॉरिटी कैरियर्स है, ये भी पूछ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जा रहे हैं, उसका भी यही कारण है, क्योंकि होल्स पी रीजन में क्या है मेजॉरिटी कैरियर्स है। तो देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन एन रीजन में जो है वो उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये कारण है, नहीं। दे मूव अक्रॉस द जंक्शन बाय पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जा रहे हैं, वो हमने लगा ही नहीं रखा पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी कारण नहीं है। तीसरा, होल कंसंट्रेशन पी रीजन में ज्यादा है एन रीजन के कंपैरिजन में, यस ये कारण है। चौथा, ऑल ऑफ अबाव, ये तो ठीक हो ही नहीं सकता क्योंकि ऊपर वाले गलत हैं, तो ऑप्शन सी ठीक है क्योंकि होल कंसंट्रेशन ज्यादा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बेटे, व्हेन ए फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, जब एक पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं तो फिर आगे क्या क्या ऑप्शन है, इट रेजेस द पोटेंशियल बैरियर, क्या फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल बैरियर बढ़ाता है बेटे? अरे बच्चों, अभी मैंने आप बच्चों को बताया था पोटेंशियल बैरियर को बढ़ाता है कि घटाता है, फॉरवर्ड बायस में घटाता है, V-VB हुआ था ना, तो बैरियर वोल्टेज को रिड्यूस करता है, डिप्लीशन लेयर कम होता है कि बढ़ता है, फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर थिन हो जाता है ना बेटे, थिन होने का मतलब पोटेंशियल बैरियर का कम होना, तो घटाता है, तो ये ऑप्शन तो इनका गलत है। दूसरा, रिड्यूसेस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू 0, फॉरवर्ड बायस करने से मेजॉरिटी करंट कैरियर 0 हो जाता है, बिल्कुल नहीं, फॉरवर्ड बायसिंग में मेजॉरिटी ही तो करंट का रीजन है। तीसरा, लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर को कम करता है, ये ठीक है। क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इज राइट। इसी प्रकार अब हम क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्रांजिस्टर आ गया बेटे, ट्रांजिस्टर अभी हमने करा नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ट्रांजिस्टर अभी हम टॉपिक पर पहुंचे नहीं, तो जब पहुंचेंगे तब बात करेंगे। 8वां क्वेश्चन रेक्टिफायर का अभी हमने कर लिया, वही है, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो तो हाफ वेव और फुल वेव में आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटे? तो इतने ही क्वेश्चन आज हम कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने इतने ही टॉपिक पढ़े हैं, बाकी एम्पलीफायर के हैं, एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर जब वो टॉपिक पढ़ेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। तो इस क्लास में इतना ही।